किसी ने क्या खूब कहा है, धरती के नीचे का खजाना अक्सर ऊपर की दुनिया में उथल-पुथल का कारण बनता है। और ये बात वेनेजुएला पर शायद किसी भी और देश से ज्यादा लागू होती है। बिल्कुल। आज हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख है जो एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने रखता है। हाँ। वेनेजुएला एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर बैठा है। सोचिए जरा, दुनिया के सबसे बड़े। और दूसरी तरफ है दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियां, एक्सॉन, शेवरॉन, जो हमेशा तेल की तलाश में रहती हैं। अमेरिकी सरकार उन्हें वेनेजुएला जाने के लिए कह रही है, लेकिन ये कंपनियां हैं कि वहां कदम रखने से भी डर रही हैं। सवाल यह है, क्यों? और आज हम इसी क्यों की तह तक जाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हो रहा है, बल्कि ये समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, हम कागज पर मौजूद दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार और जमीन पर मौजूद कड़वी हकीकत के बीच की खाई को समझने की कोशिश करेंगे। और ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, सबके लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं और समझते हैं कि वेनेजुएला के इस काले सोने पर इतने सारे ताले क्यों लगे हैं। चलिए। तो कहानी की शुरुआत होती है मियामी की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग से। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइट गोल्डमैन सैक्स की एक कॉन्फ्रेंस में अमेरिका की बड़ी बड़ी तेल कंपनियों के अधिकारियों से मिल रहे हैं। अच्छा। एजेंडा है वेनेजुएला के तेल उद्योग को फिर से कैसे खड़ा किया जाए। मतलब अमेरिका इसमें काफी दिलचस्पी ले रहा है। बहुत ज्यादा। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान आया है कि वेनेजुएला अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई करेगा। सुनने में तो ये बहुत बड़ी योजना लगती है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो क्या है? जैसा कि आपने कहा, वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। हाँ, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अगर आज आप वैश्विक तेल उत्पादन के आंकड़े देखें तो उसमें वेनेजुएला की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। 1% से भी कम? हाँ, ये ऐसा है जैसे किसी के बैंक अकाउंट में अरबों रुपए हों, लेकिन वो दिन के 100 रुपए भी नहीं निकाल पा रहा हो। वाह। तो ये पूरी चर्चा असल में इसी क्षमता बनाम वास्तविकता की है। अमेरिका की योजनाएं कागज पर बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत का सामना करना वो बिल्कुल अलग बात है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन बाधाओं को समझते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी निवेश करने को तैयार भी हो जाए, तो सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही होगा कि जो तेल वो निकालेंगे उसे खरीदेगा कौन? बिल्कुल सही सवाल। क्या बाजार में कोई खरीदार है? ये बहुत ही सटीक सवाल है और इसका जवाब हमें भू राजनीति की तरफ ले जाता है और उस खिलाड़ी का नाम है चीन। चीन? हाँ, आज की तारीख में वेनेजुएला का लगभग सारा तेल चीन ही खरीद रहा है, वो भी डिस्काउंट पर। अच्छा। लेख के अनुसार बीजिंग ने ईरान के साथ साथ वेनेजुएला से भी अपनी तेल खरीद काफी बढ़ा दी है। तो मतलब एक बड़ा खरीदार तो पहले से ही मौजूद है। हाँ, जो अपने हिसाब से शर्तें तय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वैश्विक बाजार में तेल की कोई कमी है नहीं और कीमतें इतनी आकर्षक नहीं है कि कंपनियां एक नया जोखिम भरा बाजार बनाने की कोशिश करें। तो ग्राहक ढूंढना ही एक सिरदर्द है। पहला सिरदर्द। और ये सिर्फ ग्राहक की बात नहीं है। वेनेजुएला के अंदर तेल पर नियंत्रण किसका है? क्या ये सिर्फ एक व्यापारिक मामला है कि आप सरकार से डील करें और काम शुरू करते हैं? काश ये इतना सीधा होता। असल में ये बहुत ज्यादा बहुत ही जटिल है। कैसे? वेनेजुएला की एक सरकारी तेल और गैस कंपनी है, PDVSA। हाँ, सुना है। अब नाम के लिए तो ये एक कंपनी है, लेकिन असल में ये सत्ता का एक अहम केंद्र है जिस पर देश की शक्तिशाली सेना का आंशिक नियंत्रण है। सेना का? जी हाँ। अमेरिकी प्रतिबंधों के दौर में इसी संस्था ने तेल के उत्पादन और वितरण को संभाला है। तो PDVSA सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। और क्या इसमें दूसरे देशों का भी दखल है? बिल्कुल। और बात सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। यहाँ रूस और चीन के हित भी बहुत गहराई से जुड़े हैं। अच्छा। लेख में तो यहाँ तक कहा गया है कि रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट का कराकस में PDVSA की मुख्यालय में इतना दखल है कि लगता है जैसे वो वहीं से ऑपरेट कर रही हो। मतलब कोई अमेरिकी कंपनी अगर वहां जाती है तो उसे सिर्फ वेनेजुएला की सरकार से नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे रूस और चीन से भी निपटना होगा। बिल्कुल। ये एक बेहद जटिल शतरंज की बिसात है। यहाँ पर एक बात और दिलचस्प हो जाती है। लेख बताता है कि सभी अमेरिकी कंपनियां एक जैसी स्थिति में नहीं है। शेवरॉन नाम की कंपनी तो पहले से वहां काम कर रही है। हाँ, लेकिन शेवरॉन एक अपवाद है, एक बहुत बड़ा अपवाद। ऐसा क्यों? उसे अमेरिकी सरकार से प्रतिबंधों में विशेष छूट मिली हुई है, जिसके तहत वो वहां काम कर रही है
और देश के लगभग 20% तेल का उत्पादन भी करती है। अच्छा। लेकिन दूसरी बड़ी कंपनियां जैसे एक्सॉन और कोनोकोफिलिप्स, उनका अनुभव बहुत ही कड़वा रहा है। कड़वा अनुभव से क्या मतलब है? क्या हुआ था उनके साथ? ये एक खराब डील से कहीं ज्यादा बुरा था। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीयकरण की। राष्ट्रीयकरण? सोचिए, आपने अरबों डॉलर का निवेश करके एक प्लांट लगाया, सालों की मेहनत से उसे खड़ा किया, और एक दिन सरकार आके कहती है आज से ये हमारा है। ओहो, मतलब उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई? बिल्कुल, उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली गई थी। उन्हें भारी नुकसान उठाकर वहां से निकलना पड़ा था। तेल उद्योग में इस तरह की यादें वो बहुत लंबी होती हैं। वो इस धोखे को भूले नहीं है। तो जाहिर है अब वापस जाने से पहले उनके मन में 100 सवाल होंगे। ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये भरोसे का सवाल है। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत बुनियादी हैं, जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। जैसे कि? पहला सवाल, वेनेजुएला को असल में चला कौन रहा है? क्या सत्ता पर एक व्यक्ति का नियंत्रण है या अलग-अलग गुटों का? दूसरा, हमारे निवेश की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? क्या कल फिर से हमारी संपत्ति जब्त नहीं होगी? यही सवाल। तीसरा, वेनेजुएला पर चीन का करीब 19 अरब डॉलर का कर्ज है। उस कर्ज का क्या होगा? मतलब जो कमाई होगी वो पहले कर्ज चुकाने में जाएगी? हो सकता है। और चौथा, अगर अमेरिका फिर से प्रवेश करता है तो रूस और यूरोप के जो खिलाड़ी पहले से वहां मौजूद हैं, उनके हितों का क्या होगा? लेख में एक जापानी शिपिंग कंपनी के अधिकारी की बहुत अच्छी बात कही गई। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो कहते हैं कि तेल उद्योग मुश्किल भूविज्ञान से निपट सकता है, लेकिन अप्रत्याशित टैक्स कानूनों से नहीं। बहुत सही बात है। ये शायद इसी भरोसे की कमी को दिखाता है। उन्हें बड़े निवेश के लिए एक दीर्घकालिक स्थिर नीति की गारंटी चाहिए, जो फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आती। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई कंपनी इन सभी राजनीतिक और वित्तीय जोखिमों से निपटने का रास्ता निकाल लेती है, लेकिन जब वो जमीन पर काम करने पहुंचती है, तब उसे किस चीज का सामना करना पड़ता है? और यहीं पर हम इस पहेली की दूसरी बड़ी परत पर आते हैं, जमीनी हकीकत। वहां का बुनियादी ढांचा कैसा है? लेख में एक उद्योग विशेषज्ञ कहते हैं कि बुनियादी ढांचे की हालत एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। पिछले कुछ दशकों के कुप्रबंधन ने वेनेजुएला के तेल उद्योग की रीढ़ तोड़ दी है। मतलब पाइपलाइनों में जंग लग चुका है, रिफाइनरियां खस्ताहाल हैं, बंदरगाहों की हालत खराब है। ये एक भौतिक लक्षण है जो बताता है कि एक देश जो कभी ऊर्जा का महारथी था, उसने अपनी सबसे कीमती संपत्ति का रखरखाव तक नहीं किया। और सिर्फ मशीनें ही नहीं, शायद इंसानों की भी कमी होगी, कुशल लोगों की। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। तेल निकालने के लिए सिर्फ मशीनें नहीं, कुशल इंजीनियर और अनुभवी पेशेवर चाहिए। पिछले सालों की उथल-पुथल में देश से एक बड़ा ब्रेन ड्रेन हुआ है। बहुत से काबिल लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। तो आज अगर कोई कंपनी वहां जाती है तो उसे न सिर्फ जंग लगी पाइपलाइनें बदलनी होंगी, बल्कि काम करने के लिए कुशल लोग भी ढूंढने पड़ेंगे। ये दोहरी चुनौती है। और इस सब भारी भरकम खर्च के ऊपर तेल की मौजूदा कीमतें भी तो एक फैक्टर होंगी। बिल्कुल, यहाँ अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम लागू होता है। लेख में बताया गया है कि जब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट और ब्रेंट क्रूड, जो तेल की कीमतों के मुख्य बेंचमार्क है, $60 प्रति बैरल के आसपास चल रहे हों, तो ये कीमतें इतनी आकर्षक नहीं हैं। मतलब कोई जल्दी नहीं है। कोई जल्दी नहीं है। ऐसे में कोई कंपनी वेनेजुएला जैसे राजनीतिक रूप से अस्थिर देश में, जहां बुनियादी ढांचा भी तबाह हो चुका है, अरबों डॉलर का दांव क्यों लगाएगी? ये आर्थिक रूप से समझदारी का सौदा नहीं लगता। हाँ, बात तो सही है। और यहाँ एक और तकनीकी पहलू है जिसे समझना जरूरी है। बताइए। वेनेजुएला का जो कच्चा तेल है वो बहुत भारी यानी कि हैवी होता है, और उसमें सल्फर की मात्रा भी ज्यादा होती है। एक मिनट, भारी तेल से क्या मतलब है? क्या ये पानी और शहद के अंतर जैसा है? बहुत अच्छा सवाल है, और आपकी उपमा बिल्कुल सही है। ये सामान्य हल्के तेल की तुलना में ज्यादा गाढ़ा और चिपचिपा होता है, शहद की तरह। तो इसे प्रोसेस करना ज्यादा मुश्किल होता होगा? बहुत ज्यादा। इसे पेट्रोल और डीजल जैसे उपयोगी उत्पादों में बदलने के लिए खास तरह की बहुत महंगी रिफाइनरियों की जरूरत पड़ती है। अच्छा। और दुनिया में ऐसी रिफाइनरियां बहुत कम है। ये अमेरिका में निकलने वाले हल्के शेल ऑयल से बिल्कुल अलग है। तो ये एक और चुनौती है। तेल निकालने के बाद उसे रिफाइन करने की क्षमता भी सीमित है। तो इन सब का वैश्विक तेल बाजार पर क्या असर पड़ेगा?
अगर वेनेजुएला का उत्पादन ठप ही रहता है तो क्या दुनिया को कोई फर्क पड़ता है? S&P ग्लोबल एनर्जी के विश्लेषण के मुताबिक उनके व्यापक तेल बाजार के पूर्वानुमान पर कोई खास बदलाव नहीं आया है। कोई खास बदलाव नहीं? नहीं, जैसा हमने कहा, वेनेजुएला का उत्पादन वैश्विक उत्पादन का सिर्फ 1% है, तो उसके न होने से दुनिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका असर एक खास तरह के बाजार पर जरूर दिख सकता है, और वो है हेवी सौर क्रूड ऑयल का बाजार। अच्छा, उस नीश मार्केट पर? हाँ, क्योंकि वेनेजुएला दुनिया के हेवी क्रूड ऑयल उत्पादन का लगभग 9% हिस्सा है, तो इस बाजार में इसकी कमी जरूर महसूस की जा सकती है। और अगर सिर्फ मान लेते हैं कि कल सब कुछ ठीक हो जाए, राजनीतिक स्थिरता आ जाए और कंपनियां निवेश करने को तैयार हो जाएं, तो उत्पादन को वापस पटरी पर लाने में कितना समय और पैसा लगेगा? S&P का विश्लेषण इस बारे में बहुत स्पष्ट है। उत्पादन को अगले मान लीजिए 12 से 24 महीनों में 1.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए, जो कि अभी से लगभग दोगुना होगा। हाँ, उसके लिए कम से कम कई अरब डॉलर के नए निवेश की जरूरत होगी। कई अरब डॉलर? और अगर लक्ष्य 3 मिलियन बैरल प्रतिदिन का है, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा खर्च और कई साल लगेंगे। ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। ये एक बहुत लंबी और महंगी प्रक्रिया है। बिल्कुल, जो पूरी तरह से निवेश की शर्तों और तेल की वैश्विक कीमतों पर निर्भर करेगी। लेख का अंत बहुत ही सोबरिंग नोट पे होता है। ये याद दिलाता है कि तेल उत्पादक देशों में सत्ता परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण के मामलों में अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, चाहे वो इराक हो या लीबिया। हाँ। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो वेनेजुएला के तेल क्षेत्र की कहानी किसी सीधी साधी कहानी की तरह नहीं है, बल्कि इसके सामने कई परतों वाली एक दीवार खड़ी है। बिल्कुल। एक तरफ चीन और रूस के भू राजनीतिक हित हैं, तो दूसरी तरफ निवेशकों के मन में अपनी संपत्ति खोने का डर, और जमीन पर टूटा फूटा बुनियादी ढांचा, कम तेल की कीमतें, और उस तेल की अपनी तकनीकी जटिलताएं। सही है कि कैसे प्राकृतिक संसाधन जो किसी देश के लिए वरदान होने चाहिए, वो एक अभिशाप बन सकते हैं। और ये भी दिखाती है कि कैसे बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय योजनाएं और राजनीतिक बयान जमीनी वास्तविकताओं की चट्टान से टकराकर चूर-चूर हो जाते हैं। जमीनी हकीकत हमेशा कागजी योजनाओं से ज्यादा शक्तिशाली होती है। हमेशा। जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। ये लेख हमें जमीन के नीचे से तेल निकालने की भारी चुनौतियों के बारे में बताता है, लेकिन शायद इससे भी बड़ी और अनकही चुनौती एक राष्ट्र को दशकों की राजनीतिक और आर्थिक तबाही से बाहर निकालने की है। कागजों पर इतनी अपार संपत्ति वाला देश सिर्फ विदेशी निवेशकों का ही नहीं, बल्कि अपने ही लोगों का भरोसा फिर से कैसे जीतना शुरू करता है। असली चुनौती शायद तेल निकालने की नहीं, बल्कि उम्मीद जगाने की है। बहुत गहरा सवाल है। इस तरह की और गहन चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी प्रश्न है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।